नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक नया प्रैक्टिस सेट बीएड एंट्रेंस के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। और बीएड एंट्रेंस जैसा कि आपको जानते हैं कि परीक्षा जो है 29 जुलाई को है और अब काफ़ी करीब है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि अच्छा करें एंट्रेंस में, क्योंकि 2-3 बार डेट चल भी चुकी है, तो आपने जो तैयारी कर रखी है अगर उसे आप अपने आप को चेकआउट करना चाहते, देखना चाहते, तो आप जुड़िए हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से और देखिएगा। हम आपको जो भी टॉपिक है सभी टॉपिक पर आप वीडियो देंगे और ये प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। डेली हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिससे आप हमारे चैनल से जुड़िए और हम जो भी हमारी देखिए हम कर सकते हैं आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये हिंदी के 50 क्वेश्चंस मैं अभी लेके आया हूँ, लेकिन हिंदी जो है वो लोग काफ़ी आसान मानते हैं और आजकल क्या है असल में देखिए हिंदी का जो सम्मान है वो कम होता चला जा रहा है, यानी लोग अब इंग्लिश की तरफ बड़े खिंचते चले जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले तो देखिए हिंदी के बारे में बता दूं कि ये बोली आन है मेरी, ये बोली आन है मेरी, विरासत मान है मेरा, यही पहचान है मेरी, अपनी यही अभिमान है मेरा, किसी भी और भाषा में करें संवाद क्यों मित्रों, किसी भी और भाषा में करें संवाद क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान है मेरा। तो मैं हिंदी इसी अपने इन शब्दों से शुरू करता हूँ और जुड़िए हमारे चैनल से और देखते रहिएगा। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत एग्ज़ामों में बार बार आए हैं वही मैं आपको लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की मूलतः उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है। तो आप जानते हैं देखिए हिंदी की जो मूलतः उत्पत्ति हुई है वो हुई है किससे, देखिए लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मगधी से, सौरसैनी अपभ्रंश से। तो वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है, आप ध्यान रखिएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। अब थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बता दूँ, देखिए असल में जो भारत में जो भाषा परिवार हैं, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। और वो कौन कौन से हैं चारों भाषा परिवार मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती है। भारोपीय, द्रविड़ और देखिए ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो जो सबसे ज़्यादा जो भारत में भाषा बोली जाती है वो कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है, तो वो बोली जाती है भारोपीय परिवार की। देखिएगा आप, भारोपीय परिवार की, भारोपीय परिवार, ये भारोपीय परिवार की बोली जाती है। कितनी, लगभग 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है द्रविड़। कौन सी आती है, द्रविड़ आती है, तो ये बोली जाती है लगभग 25%। कितनी बोली जाती है, 25%। और ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती ये 1.3 और 0.7% बोली जाती है। तो जैसा कि आपको पता है सौरसैनी अपभ्रंश, अब सौरसैनी अपभ्रंश जो है तो सौरसैनी अपभ्रंश के जो है 3 भेद और हैं। देखिए कौन कौन से, ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये भी सौरसैनी अपभ्रंश में ही आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस तरीके से। दूसरा देखिए, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। अब भारत की जो प्रथम देश भाषा है वो कौन सी थी, वो थी पौली। कौन सी थी, पौली थी। सबसे पहले देखिए कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, असल में ये शुरू तो हुआ संस्कृत से। कहाँ से, देखिए ये यहाँ से मैं आपको इसका एक रूप बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग संस्कृत से शुरू हुए, संस्कृत, फिर आती है पौली। क्या आती है, पौली। फिर आती है प्राकृत, प्राकृत, और उसके बाद देखिए अपभ्रंश, अपभ्रंश, और इसके बाद देखिए अवभट्ट, अवभट्ट। तब जो है वो जो प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी थी, प्राचीन जो हिंदी हुई थी, प्राचीन हिंदी, उसका नंबर आता है प्राचीन हिंदी। तो इसका जो है ये एक रूप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे देखिएगा ध्यान से कि इस तरीके से हमें जो है ये चली है, कैसे कैसे कहाँ से शुरू होकर कहाँ से कहाँ तक आई है। तो ये बात हम कर रहे हैं, इसका आंसर होगा पौली। चलिए नेक्स्ट आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश, जैसा मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको बताया, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश जो है वो कौन सी है, तो वो है पौली। ये पौली मैंने अभी आपको बताई थी।
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो आप जानते हैं भाषा का जो शुद्ध रूप है उसका ज्ञान काय से पता लगता है? व्याकरण से पता लगता है। व्याकरण अगर सही होगी तभी आप भाषा को सही लिख पाएंगे, वरना हम ना सही से जो है अर्थहीन हमारी भाषा हो जाएगी अगर हमारी व्याकरण सही नहीं है तो। नेक्स्ट आप देखिएगा कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से, देखिए आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, स्वतंत्र रूप से जो अक्षर बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। और कितने स्वर हैं? 13। आपको पता ही होगा कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो ये सब कहाँ से? देखिए ये 13 स्वर हैं। इन्हें हम कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो वो होते हैं व्यंजन। देखिए कोई भी व्यंजन हो, सपोज कीजिए जैसे का है, तो अगर आपको का ही लिखना है तो इस का को आप ऐसे लिखेंगे क प्लस आ से मिला के। तो ये जो है व्यंजन जितने भी हैं वो सब कैसे बोले जाते हैं? वो बोले जाते हैं किसी न किसी की स्वर की सहायता से। चलिए देखिए नेक्स्ट, क, ख, ग, फ में कौन सा जो वर्ण है वो उर्दू से लिया गया है? क, ख, ग और फ में कौन सा वर्ण उर्दू से लिया गया है? तो वो लिया गया है ख। चलिए देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। उन्हें कहते हैं अकारांत। वैसे अंतस्थ भी आपको जान लीजिए, जो ये वर्ड हैं य, र, ल और व, ये चारों वर्ड अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में चार वैकल्पिक जो है वो दिए गए हैं और सही वर्तनी जो है हमें वो छांटनी है। अब सही वर्तनी छांटने का आप थोड़ा सा वो देखिएगा कि सही वर्तनी कैसे छांटनी है। तो पहला जैसे अनुच्छेद, क्या है पहला? अनुच्छेद। तो इसे आप पहचानिएगा, अनुच्छेद किस तरीके से, क्या देखिए, तो हम इसे अगर पहचानने की कोशिश करें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो देखिएगा अनुच्छेद में ये तो नहीं हो सकता, अनुच्छेदक भी नहीं हो सकता, ये है तो ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी। और दूसरा ये देखिएगा, पूंजीवाद, 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 पूंजीवाद। तो कौन सा आंसर यहाँ आपको लग रहा है? तो इसका आंसर होगा ये बी, पूंजीवाद। अंतर्निहित, 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 तो उसका आंसर होगा सी। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा होगा डी। षड्यंत्र, 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 इसका होता है षड्यंत्र, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट आप देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में संधि के सही प्रकार और उसके नीचे जो है संधि बतानी है। संधि का आपको प्रकार बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जैसे पहला है कवीश्वर। क्या है? कवीश्वर। अब कवीश्वर जो है, देखिए ये बना कैसे? ये बना है इस तरीके से, कवि और प्लस ईश्वर से, कवि और प्लस ईश्वर, यानी छोटी ई और बड़ी ई को मिला के यहाँ बड़ी ई बनाया गया है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट आप देखिएगा, संसार है, तो संसार को हम सम प्लस सार, तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी व्यंजन संधि। देखिए तन में, तो ये होता है तत् प्लस में, तन में, इसमें भी होती है व्यंजन संधि। और ये होता है देखिए इति प्लस आदि, इति आदि, यहाँ होती है यण संधि। कौन सी होती है? यण संधि। नेक्स्ट आप देखिएगा, संधि विच्छेद, इनका पहचानना है कौन सा संधि विच्छेद सही है, और संधि विच्छेद पहचान के ही आपको, तो देखिएगा आप,
ये पहला है पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म को हम लिखेंगे पुनः प्लस जन्म, तो इसका ये है ये, इसमें विसर्ग जो है वो रा में बदल जाता है, इसे विसर्ग संधि कौन सी, यह पितृ प्लस ऋण, तो होता है पितृण, तो इसमें होता है पितृ और प्लस ऋण, तो इसका आंसर होगा सी, पितृ प्लस ऋण पितृण। और ये इति प्लस आदि, अभी मैंने आपको बताया इति प्लस आदि इति आदि, तो इति आदि, और युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर, तो इसका आंसर है ए। युधिष्ठिर। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द में क्या बताना है, समास बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ समास बताना है। देखिए समास को आपको पहचानना है, बड़ा इजीली आप इसे पहचान सकते हैं, कोई इतना बड़ा समास तो ज़्यादा बड़ा टफ नहीं है। जैसे ये है दश आनन, 10 हैं आनन जिसके, तो 10 आनन किसके थे, रावण के। जब किसी शब्द का हम इसमें क्या समास विग्रह करते हैं और उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। कहाँ होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे रोग पीड़ित है, अब रोग और पीड़ित दोनों शब्द हैं, तो इनके बीच में हलंत होता, तो आप इसे आसानी से समझ जाते, इसमें होगा द्वंद्व समास। प्रति प्लस मान, यानी वे शब्द जिसका पहला वह समास जिसका पहला शब्द जो है वो अवयव और दूसरा शब्द प्रधान होता है, उसे अवयवी भाव क्या कहते हैं, अवयवी भाव कहते हैं। तो ये अवयवी भाव समास होगा प्रतिमान में। वीर पुरुष, यानी वीर है जो पुरुष, तो वीर है जो पुरुष, उसमें तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए हम लोग अभी यहाँ तक आए हैं, तो आप नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पे अब हम जो है चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में से तत्सम शब्द छांटिए। क्या छांटना है, तत्सम शब्द छांटना है, ठीक है। तो तत्सम शब्द इसे आप आसानी से छांट सकते हैं। पहली बात थोड़ा सा आपको बता दूं कि तत्सम क्या होता है, तो आप इसके अर्थ, जैसा कि इसमें अर्थ से भी तत् प्लस सम आप जान जाएंगे, तत् प्लस सम, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों हम जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, यानी जिनका कोई रूप बदला हुआ नहीं है उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और ऐसे शब्द जो संस्कृत के से तो उत्पन्न हैं लेकिन बाद में उनका आके जो है वो रूप बदल जाता है, तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए इसमें तत्सम आपको पता है चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा। छेद डंडा विवाह और सींग में डंडा, हंसी कपूर ओज और आम में ओज। और देखिए खेत नहर निर्मम और कुछ में निर्मम। और सुमन नागुन कौआ और बहाव में सुमन, ये सब क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का, इसमें तद्भव आपको छांटने हैं। तो तद्भव आपको जैसा पता ही है कि तद्भव कौन से होते हैं कि वे शब्द जिनका रूप जो है वो बदल जाता है, जिनका रूप बदल जाता है, जो संस्कृत से तो उत्पन्न है लेकिन बाद में उनका रूप बदल जाता है, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द आप आसानी से पहचानेंगे। देखिएगा अब आगे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, इसमें जैसे कान नासिका परीक्षण और कटक, तो इसमें कौन सा शब्द जो है वो तद्भव होगा, तो वो होता है कान। पीड़ा केरा पर्याप्त और शिल्प, तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव है, वो है पीड़ा। पक्षी नृत्य अंधेरा और पश्य, इसमें होता है अंधेरा। बालिका बेत आज्ञा और सिद्धि में से बेत। और रक्षा तमंचा, विरोध और शांति में से तमंचा। तो ये शब्द कैसे हैं, ये हैं तद्भव शब्द। कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, 4 विकल्प दिए हैं, बेमेल छांटना है। कैसे छांटना है, बेमेल छांटना है, यानी जो इसमें 3 एक से हैं, चौथा अलग है, तो वो आप बेमेल छांट ले। शारीरिक दैहिक मानसिक आधि, तो आधि जो है वो अलग है, ये तीनों बॉडी से संबंधित। घर प्रियजन परिवार और बच्चे, तो इसमें अलग हो गया घर।
सिर, शीश, मस्तिष्क और शीर्ष में से क्या अलग है? मस्तिष्क। निगाह, दृष्टि, नेत्र और नज़र में से क्या चीज़ आपको देखिए अलग लग रही है? देखिए निगाह, दृष्टि है, नज़र है, तो नेत्र अलग है। समस्या, जटिलता, कठिनाई और खेद। समस्या हो गई, जटिलता हो गई, कठिनाई हो गई, खेद अलग है। तो ये चारों जो है वो हैं जो अलग हैं तीसरे। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची छांटना है। क्या छांटना है इनका? उपयुक्त पर्यायवाची छांटना। तो देखिए पर्यायवाची, आपको ये पर्यायवाची वर्ड जो है ना बड़े ही उससे छांटने हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द थोड़े से मुश्किल होते हैं, और वो शब्द क्योंकि सिंपल शब्द तो आते नहीं, आपको पता है, वो शब्द आते हैं जो काफ़ी टफ है। जैसा कि पहला ही वर्ड आप देख रहे हैं, ये है कुबेर। क्या है? स्वर्ग है। पहला वर्ग है स्वर्ग। तो स्वर्ग का तो आपको पर्यायवाची देना, क्या होता है? पर्यायवाची। तो नर्क तो होगा नहीं, तो ब्रह्मांड भी नहीं है, तो यमलोक भी नहीं है, अब तो क्या होगा? देव। तो कुबेर जो है, अब कुबेर के पर्यायवाची देखिए, कुबेर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो कुबेर का एक पर्यायवाची होता है अनध, यक्षराज, धनाधिप और किन्नरेश और राजराज। कुबेर का एक होता है राजराज। निम्नलिखित में से देखिए इसमें से कौन सा? किन्नरेश, कुबेर का एक तो हो गया, देखिए अनध, यक्षराज और धनाधिप, किन्नरेश, और तो कौन सा पर्यायवाची जो है इसमें नहीं है? तो इसका आप देखिए ये कौन सा है? इसका धनाधिप। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा रात्रि। तो रात्रि का जो है अब आपको पर्यायवाची छांटना है। अब रात्रि का पर्यायवाची आपको पता है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो रात्रि में देखिए मैं आपको रात्रि के पर्यायवाची बताता हूँ। निशा, छया, तो देखिएगा ये छपा नहीं, क्या है? छया। रैन, रात, यामिनी और शर्वरी, तस्म और तमसिनी और विभावरी। तो इसका कौन सा होगा? विभावरी। कौन सा होगा? विभावरी। और नेक्स्ट आप देखिएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो है छया भी इसी का है, रात्रि का, और रात्रि का छया है और विभावरी है, और एक रात है और यामिनी है, तस्मनी और विभावरी। तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची? तो ये इसका विभावरी। कौन सा? छपा गलत लिखा था, तो ये छपा ही होगा, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट देखिएगा भगीरथी। क्या है? भगीरथी। तो आपको भगीरथी का जो पर्यायवाची है वो बताना है। तो मैं भगीरथी का आपको थोड़ा सा देखिए पर्यायवाची बताता हूँ। भगीरथी जो है असल में वो क्या है? सरिता। तो भगीरथी देखिए, पहले आप गंगा के पर्यायवाची समझिए। अगर आप गंगा के पर्यायवाची समझ गए तो आप भगीरथी के फिर आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले मैं आपको गंगा के पर्यायवाची बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। गंगा में सुरसरी, सुरसरिता, भगीरथी। तो भगीरथी जो है गंगा का पर्यायवाची भगीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है। तो ये भगीरथी जो है आप जानते हैं, यानी गंगा जो है वो दो नदियों से मिलकर बनती थी, अलकनंदा और भगीरथी से मिलकर बनी, तो इसका पर्यायवाची हो गया। ये तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नदियों को पढ़ रखा हो तो पहले से ही। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा निम्नलिखित कौन सा है? देखिए ये हम देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 43। आप देखिएगा ध्यान से, 43 से 46 तक है। क्या देखना है आपको? दिए गए विकल्पों में सही इसका विलोम छांटना है। क्या छांटना है? विलोम छांटना है। तो आप देखिएगा विलोम कैसे छांटेंगे। नेक्स्ट आपको पता ही है कि सामंजस्य है। क्या है? सामंजस्य। तो सामंजस्य जो है विवाद, कलह, संतोष या द्वेष। तो इसका क्या आपको विलोम लग रहा है? सामंजस्य का विलोम देखिएगा ध्यान से। सामंजस्य का विलोम होता है विवाद। क्या होता है? विवाद। मैं इसलिए समय दे रहा हूँ आपको, आप भी एक बार इसे देख लें।
अपने साथ साथ करते। ओजस्वी जो है इसका विलोम होता है ओजस्वी का निस्तेज। क्या होता है ओजस्वी का निस्तेज। पराक्रम जो है इसका विलोम होता है पराक्रम। देखिए पराक्रम का विलोम मैंने आपको भीरुता, क्या होता है भीरुता। और हर्ष का आपको पहले बता ही दिया था, हर्ष का विलोम होता है विषाद, विषाद। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा कि वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, तो ये तो आपको पता ही है, अगर किसी के बच्चे को दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं तो उसे हम कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं दत्तक पुत्र। तो ये तो पता ही है, जिसे प्रसन्न करना कठिन होता है तो उसे कहते हैं दुराध्य। क्या कहते हैं, अगर किसी को मान लो कोई ऐसा आपको मिल जाए जिसे आप आसानी से खुश ना कर पाएँ, अगर आप आसानी से खुश नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप कहेंगे दुराध्य। पाप करने के बाद स्वयं दंड, मान लीजिए आपने कोई पाप किया और आप चाहते हैं उसका प्रायश्चित करना, तो उसका आंसर क्या होगा प्रायश्चित। और जिसका इलाज ना हो, अगर इलाज नहीं है तो सोच लीजिए आप वो असाध्य है। क्या है वो असाध्य, यानी असाध्य वो होता है ऐसी कोई चीज़ जिसका हमें इलाज नहीं है हमारे पास। तो जब हमारे पास इलाज नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि आज स्याही से लिख दो, आज स्याही से लिख दो तुम अपनी पहचान। हिंदी हो तुम, हिंदी से सीखो करना प्यार, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं देखिए आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ लगे आप कहीं जो है आप इसमें और अपग्रेड हो सकता है या कुछ और जो आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।